वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट्स होता है उस वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में एंड हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स 1 का मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, कॉम्प्लेक्स 2 का भी मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में भी मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में भी मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है, ठीक है। आज जितना भी हम लोग पहले स्टडी किए थे ना, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, वो सारा का सारा जो भी हम लोग स्टडी किए हैं ना, उसको आज हम लोग क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल का मतलब हो गया सारा का सारा कॉम्प्लेक्स को आज हम एक साथ देखेंगे, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, ये सब सारा का सारा आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बस इससे प्रीवियस लेक्चर जो भी है, या हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, आप उसको देखो, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ध्यान से देखो क्या चीज है, इसको ऐसे समझो। देखो ये क्या चीज है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है ना। इसको इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे करके। ये मैं क्या बनाया? ये मैं बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हम लोग जानते हैं। और ये वाला क्या चीज है? ये वाला को हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, हम लोग जानते हैं। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे, ठीक है। और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यही बोलेंगे ना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समझना है, ठीक है। अब यहां पर समझना यह है कि ये जो है ना, देखो ध्यान से, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 3 होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 3 हो गया। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स 4 हो गया, ठीक है। याद रखना है। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 के बाद हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम, ठीक है। याद रखना, ऑक्सीजोम हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। लेकिन ये क्या चीज में हेल्प करेगा? एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 तक पहले लिख चुके हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5। याद रखना, ऑक्सीजोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखना है, ऑक्सीजोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजोम को ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजोम का दो पार्ट होगा। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे बेस, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। और दूसरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे हेड, जो कि किस तरफ प्रेजेंट है? हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और हमेशा याद रखना, जिस तरफ ऑक्सीजोम का हेड प्रेजेंट होगा ना, उस तरफ ही क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। कैसे होगा भी मैं बताऊंगा। और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसी डायग्राम को देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ। अब हाँ, एक चीज ध्यान ध्यान से ये भी देखो कि कॉम्प्लेक्स 5 के बाद फिर क्या होगा? फिर से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। फिर से क्या होगा? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ऐसे करके चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूं। देखो ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन को देखो ध्यान से, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूं, ठीक है। तो अगर ये मैग्नीफाइड अगर व्यू है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला क्या चीज होगा? हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है? इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इसका अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये था, हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्या चीज का? हम लोग बोलेंगे
या हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे ब्रीफ आइडिया था किसके बारे में, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में। ठीक है, मैंने डिटेल में ही बताया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 1, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, रोमन में, आप समझ जाना कि कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये है हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2, याद रखना है। ठीक है, ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 3। ठीक है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ये पहला कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 2, तीसरा कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स 3 और चौथा कंपोनेंट जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5 है, ये वाला जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, अब देखना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने नाम बताया था कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, क्यों ये नाम पड़ा, ये भी मैंने बताया था। तीन नाम दिया गया था कॉम्प्लेक्स 1 का, क्यों दिया गया था ये मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स 2 का भी देखना नाम क्या था, मैंने बताया था, क्यों ये नाम पड़ा ये भी मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स 3 का भी नाम क्या था, क्यों ऐसा पड़ा, सब कुछ मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स 4 का भी जो नाम था वो क्यों था, क्यों इसका नाम पड़ा, क्या था नाम, ये सब सारा का सारा मैंने बताया था। अब देखना प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब समझो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1 याद रखना है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को किससे लेगा, हम लोग बोलेंगे, याद रखना है कॉम्प्लेक्स 1 हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को किससे लेगा, रिड्यूस NaDH2 से लेगा। याद रखना है, जहां जहां रिड्यूस NaDH2 है ना, वहां वहां हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, वो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसके पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, तो हमेशा याद रखना, रिड्यूस NaDH2 हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। कौन, कॉम्प्लेक्स 1। ये रिड्यूस NaDH2 कहां कहां बना था, तो मैंने क्या बताया था, ये रिड्यूस NaDH2 बना था ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बना था, मैंने बताया था, जो कि साइटोप्लाज्म में हुआ था ग्लाइकोलाइसिस, या साइटोसोल में हुआ था, सेल के साइटोसोल में चला था ग्लाइकोलाइसिस, उस टाइम पे रिड्यूस NaDH2 प्रोड्यूस हुआ था। दूसरा हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे ये रिड्यूस NaDH2 बना था, जो कि कहां हुआ था, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ था। और तीसरा हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल के टाइम पे ये रिड्यूस NaDH2 प्रोड्यूस हुआ था, जो कि कहां चला था क्रेब्स साइकिल, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया है रिड्यूस NaDH2 का, याद रखना है। ठीक है, हमेशा रखना है कि रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज किससे होगा, कॉम्प्लेक्स 1 से। ऑक्सीडाइज का मतलब रिड्यूस NaDH2 से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 लेगा। तो किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे होगा, रिड्यूस NaDH2 से होगा। इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूस NaDH2 का ऑक्सीडेशन होगा। कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स 1 करेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसमें हम लोग दो केस स्टडी करेंगे। पहला केस क्या चीज, कि जब रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को, ये केस नंबर 1 हम लोग स्टडी करेंगे। तब आप लोग देखेंगे कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, और कितना एटीपी बनता है, कैसे करके एटीपी बनता है, ये हम लोग देखेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और ओल्ड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, याद रखना है, ये पहला केस। दूसरा केस हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, दूसरा केस हम लोग ये देखेंगे कि ध्यान से देखो, और एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना था जिसका नाम क्या था, रिड्यूस FADH2। और ये रिड्यूस FADH2 केवल कब बना था, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 केवल बना था, हम लोग बोलेंगे जब क्रेब्स साइकिल चला था। और ये क्रेब्स साइकिल कहां चला था, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमेशा याद रखना, रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, मतलब इसको देगा। रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, जो कि बना कब था, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना था, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना था। इस चीज को याद रखना। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, किससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है ना। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिड्यूस FADH2 जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिड्यूस FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। मतलब रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज थ्रू हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है ना, तो दो ही केस हम लोगों को स्टडी करना है। पहला केस क्या चीज है, कि रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन्स को देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को क्यों देता है मैंने बताया था। फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये भी मैंने बताया था।
तब भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, और कैसे करके एटीपी का फॉर्मेशन होगा, पहला केस। दूसरा केस कि रिड्यूस FADH2 कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का कैसे करके फ्लो होगा, कैसे करके एटीपी बनेगा, कितना एटीपी बनेगा, किस तरफ बनेगा, ये था केस नंबर 2। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 में याद रखना हम लोग क्या देखेंगे, केस 1 में हम लोग क्या देखेंगे, केस नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बोलेंगे क्या चीज, व्हेन रिड्यूस NaDH2, दो केसेस स्टडी करेंगे हम लोग। व्हेन रिड्यूस NaDH2, ठीक है, इसको रिड्यूस NaDH भी बोल सकते हैं, रिड्यूस NaDH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये केस नंबर 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दूसरा केस को हम लोग क्या बोलेंगे, केस नंबर 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, केस नंबर 2 को बोलेंगे व्हेन रिड्यूस FADH2, व्हेन रिड्यूस FADH2 एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यही दो केस हम लोग देखेंगे। तो केस नंबर 1 को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि केस नंबर 1 को हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि रिड्यूस NaDH2, केस नंबर 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस NaDH2 oxidizes through कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो किससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। तो रिड्यूस NaDH2 का जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइजेस थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ सॉरी, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, केस नंबर 2 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, when reduce FADH2 enters into electron transport chain, या हम लोग बोल सकते हैं कि when reduce FADH2 oxidizes through कौन सा कॉम्प्लेक्स, थ्रू हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। याद रखना है ऑक्सीडाइजेस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है ऑक्सीडाइजेस, ठीक है। और उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, कॉम्प्लेक्स 2 लेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखना है कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। तो यही दो केसेस हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है ना। अब और एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, या हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा तब, या हम लोग बोल सकते हैं कि रिड्यूस NaDH2 जब ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, तब याद रखना है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 का को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। कॉम्प्लेक्स 1 रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, उसका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और एटीपी जो बन रहा है वो अलग है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि रिड्यूस FADH2 जब इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, तब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो क्या होता है और उससे कितना एटीपी बनता है, ये दोनों अलग है। मतलब एटीपी का जो फॉर्मेशन है ना, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 जब रिड्यूस NaDH2 को लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा एटीपी बनेगा, मैं बताऊंगा। और कॉम्प्लेक्स 2 जब इलेक्ट्रॉन्स को लेगा रिड्यूस FADH2 से, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो होगा ही होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे एटीपी कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, कैसे होगा, ये सब सारा का सारा मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दो केस हम लोग स्टडी करते हैं। पहला देखते हैं केस नंबर 1, ठीक है। तो अब जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक या नोट कॉपी बना लीजिए, उसमें अपने लैंग्वेज में लिखिए डायग्राम के साथ, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, पहला हम लोग देखेंगे केस नंबर 1, ठीक है, याद रखना। तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या देखेंगे कि जब रिड्यूस NaDH2 कहाँ इंटर करता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है। तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ना, ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, कॉम्प्लेक्स 1 जो है इसके पास देखो ध्यान से एक बाइंडिंग साइट है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये बाइंडिंग साइट को हम लोग क्या बोले थे, ये बाइंडिंग साइट को हम लोग बोले थे रिड्यूस NaDH2 बाइंडिंग साइट, मैंने बताया था ये, इसको मैंने क्या बोला था, रिड्यूस NaDH2 बाइंडिंग साइट, जो कि किस तरफ फेस करता है, हम लोग बोलेंगे किस तरफ फेस करता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फेस करता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ फेस करता है, याद रखना है, रिड्यूस NaDH2 बाइंडिंग साइट, जो कि किस में प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 में प्रेजेंट है, मैंने बताया था, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स वन जो है ना, ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स वन जो है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे एक क्या चीज लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटॉन चैनल लगा हुआ है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन चैनल। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, प्रोटॉन चैनल है, याद रखना है, ठीक है। अब और एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर ये चीज को नोटिस करना है कि कॉम्प्लेक्स वन जो है ना, ठीक है, इसके अंदर याद रखना है, कॉम्प्लेक्स वन के अंदर हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, उसको बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया है, ठीक है, याद रखना है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन में क्या होगा, 8 से 9 हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। सीरीज ऑफ हम लोग बोल सकते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। कितना, 8 से हम लोग बोल सकते हैं 9 क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होता है किसमें, कॉम्प्लेक्स वन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कितना दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बस कितना दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 5 बस मैं दिखा रहा हूँ, 5 आयरन सल्फर प्रोटीन को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में कितना प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे 8 से लेकर 9 आयरन सल्फर प्रोटीन का सीरीज प्रेजेंट होगा, याद रखना है। मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर के टाइम पे, कॉम्प्लेक्स वन का जब स्ट्रक्चर मैंने बताया था उस टाइम पे मैंने बताया है, ठीक है। अब खास बात देखो क्या चीज है, खास बात ये चीज है कि कॉम्प्लेक्स वन को हम लोग बोलेंगे फ्लेवोप्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स वन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ फ्लेवोप्रोटीन, याद रखना है। क्यों ये फ्लेवोप्रोटीन है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, ये क्या चीज है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN, तो उससे टर्म आया है फ्लेवो, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स वन फ्लेवोप्रोटीन है। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा रिड्यूस एंड H2 से, उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप या हम लोग बोल सकते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। पहला जो कोफैक्टर है वो क्या चीज है, देखो ध्यान से, पहला जो कोफैक्टर है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा जो कोफैक्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अब ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन जो मिल रहा है ना कॉम्प्लेक्स वन में, इसका एक खास टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं 4Fe 4S टाइप, याद रखना है। ये 4Fe 4S टाइप क्या होता है, ये मैंने बताया था, देखना कॉम्प्लेक्स वन का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सारा कुछ डिटेल में मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स वन के पास, याद रखना, कॉम्प्लेक्स वन के पास हम लोग बोलेंगे एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल का। ये भी मैंने बताया है, जब कॉम्प्लेक्स वन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उस टाइम पे रिडक्शन पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, याद रखना है। अभी भी मैं बताऊंगा यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो याद रखना है कॉम्प्लेक्स वन के पास हम लोग बोलेंगे सबसे कम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्यों सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये मैं अभी बताऊंगा, और पहले भी मैंने बताया है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इतना बातें मैंने बताया था पहले भी, अभी भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ या रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसे करके मानो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स टू है, ध्यान से देखा, कॉम्प्लेक्स टू है। हाँ, और एक चीज देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स वन जो है ना, याद रखना ये एल शेप्ड है, सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, तो हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे 46 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। कौन, कॉम्प्लेक्स वन सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है, और ये एल शेप्ड होता है, याद रखना है इस चीज को। सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री एंड कॉम्प्लेक्स फोर में सबसे लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन है, जिसका शेप कैसा हम लोग बोलेंगे एल शेप्ड है, ठीक है। उसके पास एक बाइंडिंग साइट है जो किस तरफ फेस कर रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका काम क्या चीज है, रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेना। कौन सा मॉलिक्यूल लेगा रिड्यूस NADH2 से, सबसे पहला मॉलिक्यूल कौन है जो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, याद रखना इस चीज को। आयरन सल्फर प्रोटीन का सीरीज प्रेजेंट होता है, कितना से कितना हम लोग बोलेंगे 8 से 9, और ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन का जो सीरीज है इसका क्या टाइप होता है 4Fe 4S, मतलब यहाँ भी 4Fe 4S होगा, यहाँ भी 4Fe 4S टाइप, यहाँ भी 4Fe 4S टाइप, ऐसे करके होता है। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था, क्यों 4Fe 4S टाइप बोलते हैं, ये सब सारा का सारा मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स वन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल होगा कॉम्प्लेक्स वन का, क्यों होगा मैं बताऊंगा, पहले भी बताया था, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। और इसके पास 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक को बोलते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक को बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, याद रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर आ जाओ कॉम्प्लेक्स टू में। कॉम्प्लेक्स टू देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स टू में देखो ध्यान से,
यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स 2 का अगर नाम अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने बताया था। और यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना जो हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल का एंजाइम भी है। ठीक है, और ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट भी है, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स 2 मैंने बताया था। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का सारा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल एक एंजाइम को छोड़ के। और वो एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में। इस चीज को याद रखने, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और भी इसका नाम था, आप देखना, आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने बताया है। अब देखो ध्यान से, इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 सब यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको हम लोग सब यूनिट 1 भी बोल सकते हैं, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, और इसको बोलेंगे सब यूनिट 4। यस, या सब यूनिट 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज ए। सब यूनिट 2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बी। सब यूनिट 3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज सी। और हम सब यूनिट 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज डी सब यूनिट। ठीक है, मैंने बताया। अब देखो खास बात क्या है ना, ये जो दो सब यूनिट है ना, सी और जो डी सब यूनिट है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे सब यूनिट 3 एंड सब यूनिट जो 4 है ना, वो प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। इसका मतलब ये दोनों सब यूनिट कैसा होगा? लिपिड बाइलेयर, सॉरी, ये दोनों सब यूनिट्स कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक होगा। याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से क्या हो गया? एम्बेडेड है। इसका मतलब ये दोनों सब यूनिट सी एंड डी जो सब यूनिट है, वो हम लोग बोलेंगे लिपिड लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सब यूनिट्स होगा, या हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक सब यूनिट होगा। ये भी मैंने बताया था। अब बाकी देखो ध्यान से, ये दोनों सब यूनिट जो नीचे की तरफ हैंग कर रहा है मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ है, सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी, ये याद रखना लिपिड बाइलेयर से बाहर है, मैट्रिक्स की तरफ हैंग कर रहा है। तो सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी जो है ना कॉम्प्लेक्स 2 का, वो कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होगा, लाइपोफिलिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर से बाहर प्रेजेंट है टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और लिपिड बाइलेयर से अगर बाहर प्रेजेंट है तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? लाइपोफिलिक तो होगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों सब यूनिट्स कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, याद रखना है। तो ये वाला क्या चीज है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या होगा? लिपिड बाइलेयर होगा, जिसको मैं नहीं दिखाया हूँ। ठीक है, और ये दोनों सब यूनिट्स को देखो ध्यान से, ये लिपिड बाइलेयर से नीचे की तरफ हैंग कर रहा है। इसका मतलब ये कहां पर प्रेजेंट है? मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कॉम्प्लेक्स 2 का कौन कौन सब यूनिट हाइड्रोफिलिक होता है और कौन कौन सब यूनिट हाइड्रोफोबिक या लाइपोफिलिक होता है, तो इसका आंसर आप इससे निकाल सकते हैं। सब यूनिट सी एंड डी या सब यूनिट 3 एंड 4 ये कैसा होगा? लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। और सब यूनिट ए एंड बी ये कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर सब यूनिट ए में भी क्या होगा? देखो ध्यान से, सब यूनिट ए में भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर भी क्या होगा? आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। तो ये सब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक है, और ध्यान से देखो, सब यूनिट ए में हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग FAD फैट बोलते हैं। सब यूनिट ए में प्रोटीन मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? FAD फैट। ठीक है, मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, ये कैसा प्रोटीन हो जाएगा? हम लोग बोलेंगे फ्लेवोप्रोटीन हो जाएगा। याद रखना है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ FAD फैट विच इज प्रेजेंट इन दी सब यूनिट 1, और हम लोग बोलेंगे सब यूनिट ए ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। याद रखना है। ठीक है, और FAD फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पर देखो, ये जो सब यूनिट, ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, इसमें दो प्रोस्टेटिक ग्रुप मिल रहा है। प्रोस्टेटिक ग्रुप का मतलब होता है कोफैक्टर। याद रखना है क्या क्या? देखो ध्यान से, एक को बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं FAD फैट, एक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक को हम लोग बोलेंगे FAD फैट फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे? दूसरा आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, एंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एंड आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, अब देखो खास बात क्या है कि यहाँ पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन मिलता है ना, उसका एक टाइप होता है, और उस टाइप को हम लोग बोलते हैं 3Fe4S टाइप। क्या बोलते हैं हम लोग? 3Fe4S टाइप। तो यहाँ पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, ये क्या होगा? 3Fe4S टाइप, 3Fe4S टाइप, 3Fe4S टाइप और 3Fe4S टाइप। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है जब मैंने कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में डिटेल में बताया था उस टाइम पे। ठीक है, अब देखना, अब देखो, अब यहाँ पर क्या चीज है, ये कितना सब यूनिट्स के मिलने से बना है? 1 2 3 4।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे 4 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, याद रखना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना वो कॉम्प्लेक्स 1 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। मतलब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास होगा, बाकी जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते चला जाएगा, ये इंक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 1 के पास सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे हाईएस्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्या मतलब है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये सब सारा का सारा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ऐसा मैंने पहले भी बताया लेकिन मैं यहाँ पर भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पहला जो सब यूनिट है ना कॉम्प्लेक्स 2 का, यहाँ पर 2 बाइंडिंग साइट है, देखो ध्यान से। एक बाइंडिंग साइट किसके लिए, हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट है क्रेब साइकिल का जो स्टेप नंबर 6 है ना उसके लिए। ठीक है, याद रखना है। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ था, याद करो, क्रेब साइकिल मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में हम लोग बोलेंगे जो सक्सीडिक एसिड होता है ना, या सक्सीनेट जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे चेंज होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे फ्यूमरेट में या फ्यूमरिक एसिड में। किस एंजाइम के प्रेजेंस में, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 के प्रेजेंट है। तो ये वाला बाइंडिंग साइट बता रहा है ये केमिकल रिएक्शन को जो कि क्रेब साइकिल का चल रहा है, स्टेप नंबर 6 वाला। ठीक है, और दूसरा जो बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट से कौन बाइंड करेगा, तो मैंने क्या बताया था, रिड्यूस FADH2 जो क्रेब साइकिल के टाइम पे बन रहा है, वो रिड्यूस FADH2 किसको, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो कॉम्प्लेक्स 2 में किसको इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हम लोग बोलेंगे सब यूनिट 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। इसका मतलब ये जो बाइंडिंग साइट है ना वो किसके लिए है, रिड्यूस FADH2 के लिए। रिड्यूस FADH2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये इसमें बाइंड करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, सब यूनिट 1 को देगा, मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन को देगा, याद रखना है। तो ये 2 बाइंडिंग साइट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 में। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में। अब देखो ध्यान से, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है ना, लिपिड बाइलेयर है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में हम लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू। ठीक है, याद रखना है। अब इस क्यू का क्या मतलब है, ठीक है, देखो ध्यान से, इस क्यू का क्या मतलब है, मैंने बताया था, क्यू को हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम क्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोएंजाइम क्यू, या इसको हम लोग कैसा बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं COQ, मतलब कोएंजाइम क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच में, कहां पर, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, जो कि ये लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल होगा, मतलब लिपिड लविंग मॉलिक्यूल होगा, तभी तो लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है ना माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में। लाइपोफिलिक का दूसरा नाम भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक भी बोलेंगे, तो ये हाइड्रोफोबिक भी होगा। ठीक है, लाइपोफिलिक का दूसरा नाम है। और ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये कैपिटल क्यू या यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ये आसानी से लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से फ्लोट कर सकता है। फ्लोट का मतलब हो सकता है मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, आप लोग बोलेंगे मोबाइल मॉलिक्यूल भी होगा। ठीक है, याद रखना है, जो कि आसानी से क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिपिड बाइलेयर है ना उसमें आसानी से मूव कर पाएगा, याद रखना है। और खास बात क्या चीज है कि यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल किससे किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, कॉम्प्लेक्स 1 से भी ले सकता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी ले सकता है, याद रखना है। और क्या केवल एक ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, एक से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा एक टाइम में, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, मैं बताऊंगा ये सब सारा का सारा। ठीक है, अब देखो, तो ये था क्यू का कॉन्सेप्ट, याद रखना है। अब देखो, क्यू मतलब यूबिक्विनोन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एक चीज देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है क्यू मतलब यूबिक्विनोन, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे क्यू, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें होगा, इस क्यू में होगा, यूबिक्विनोन में होगा। तो ये हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो उस टाइम पे यूबिक्विनोन रिड्यूस फॉर्म, मतलब यूबिक्विनोन का रिडक्शन होगा जब ये यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स को ले, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को जब ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल लेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, और वो रिड्यूस फॉर्म को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से, QH2 के फॉर्म में दिखाएंगे। और ये रिड्यूस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
यूबिक्विनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूबिक्विनोल बोलते हैं, याद रखना है, ये भी मैंने बताया है, ठीक है। और यूबिक्विनोल का 3 फॉर्म मिलता है। एक को हम लोग बोलेंगे कैपिटल क्यू फॉर्म, ठीक है, जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज है, मतलब कैपिटल क्यू का मतलब हो गया ये अभी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से, ठीक है। और एक फॉर्म था जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ये वाला ऐसे करके क्यू एच मैंने लिखा था ऊपर में, मैंने लिखा था एक डॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेमी क्विनोन, इसके बारे में भी मैंने बताया था। और तीसरा फॉर्म है हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन, जो कि फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, याद रखना है। अब देखना आपको समझ में आएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब ये था हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 का कॉन्सेप्ट और यूबिक्विनोन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर है। अब खास बात देखो यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी प्रोटॉन का चैनल नहीं है, कॉम्प्लेक्स 2 से याद रखना प्रोटॉन का चैनल नहीं प्रेजेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। डायग्राम से देखो सब कुछ क्लियर होगा। अब देखो कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाओ। कॉम्प्लेक्स 3 में देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या क्या कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम क्या चीज? प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो प्रोटीन होता है ना, वो साइटोक्रोम का बना होता है। साइटोक्रोम क्या चीज है बेसिकली? साइटोक्रोम हम लोग बोलेंगे प्रोटीन है, याद रखना है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट होगा हम लोग बोलेंगे हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, याद रखना है। और ये हीम ग्रुप क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 में याद रखना है इसको साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं, मतलब इसमें भी हीम ग्रुप मिलेगा। कॉम्प्लेक्स 4 को भी साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं, मतलब इसमें भी हीम ग्रुप मिलेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 का जो नाम है वो मैंने बताया था, आप देखना। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, तो हम लोग बोलेंगे 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। और ये डाइमर के फॉर्म में मिलेगा। डाइमर मतलब हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल मोनोमर मिलके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर बनाएगा। एक मोनोमर में कितना सब यूनिट्स होगा, 11 सब यूनिट्स होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। उसमें से हम लोग बोलेंगे ये जो 11 सब यूनिट्स है ना, उसमें से हम लोग बोलेंगे 3 सब यूनिट्स ही ऐसा होता है जो कि फंक्शनल होता है, मतलब 3 सब यूनिट्स ही हम लोग बोलेंगे एक्चुअल फंक्शंस करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। तो वही मैं देखो, ये भी मैंने बताया था। ये वाला जो सब यूनिट देखो ध्यान से, इसको मैं जो बना रहा हूँ ना ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सब यूनिट, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिस्के आयरन सल्फर, इसको हम लोग बोलेंगे रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन सब यूनिट, ठीक है। रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन सब यूनिट्स बोलेंगे ये वाला सब यूनिट्स को, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ध्यान से एक सब यूनिट होगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये जो सब यूनिट है ना, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1 सब यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C1 सब यूनिट, याद रखना है। और ये जो सब यूनिट्स है ना, नीचे देख रहे हो ना ये वाला ऐसे करके, ठीक है, ये जो सब यूनिट देख रहे हो ऐसे करके, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B सब यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम B बोलेंगे, या साइटोक्रोम B प्रोटीन भी बोल सकते हैं, या सब यूनिट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो साइटोक्रोम B है ना, इसका 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं साइटोक्रोम BL, L मतलब हो गया लाइट, ठीक है। और दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइटोक्रोम BH, H मतलब हो गया हैवी, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम ऐसे भी बोल सकते हैं, साइटोक्रोम B हीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम BH हीम भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। या इसको हम लोग हीम L भी बोल सकते हैं, हीम H भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब देखो क्या खास बात क्या चीज है, अब यहाँ पर जो आयरन सल्फर जो प्रोटीन होता है ना, ये आयरन सल्फर प्रोटीन का यहाँ पर एक टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं 2Fe 2S टाइप, याद रखना है। ये रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन का यहाँ पर टाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2Fe 2S टाइप बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके पास कितना सब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, तो इसके पास भी 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब हो गया कोफैक्टर्स, ठीक है। जैसे इसमें था ना कोफैक्टर, देखो ध्यान से, FMN एंड FES, इसमें था FAD एंड FES, इसमें क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम होगा, ठीक है। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन होगा, ठीक है ना, याद रखना है। इसमें भी 2 कोफैक्टर्स होता है, किसका, या प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, किसका, कॉम्प्लेक्स 3 का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो सब यूनिट है ना, आयरन सल्फर जो प्रोटीन वाला सब यूनिट है ना, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होता है ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला देखो साइटोक्रोम B जो प्रोटीन है, ये साइटोक्रोम B प्रोटीन है, इसके पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक बाइंडिंग साइट होगा, ठीक है। ये जो बाइंडिंग साइट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं QN बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग साइट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे QP बोलते हैं। ये जो QNN जो QP जो बाइंडिंग साइट होता है ना, याद रखें ये Q साइकिल में हेल्प करता है। तो Q साइकिल क्या होता है आपको मैं अलग से बताऊंगा,
ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स 3 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, ये एक प्रोटॉन का चैनल है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ प्रोटॉन चैनल। ठीक है, ध्यान से देखो, और ये प्रोटॉन चैनल कहां से कहां प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इधर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स 3 का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स 3 अगर ये है ना, तो ये वाला क्या चीज है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, मैंने बताया था। अब ध्यान से देखो ये जो प्रोटीन है ना साइटोक्रोम सी, याद रखना ये साइटोक्रोम सी किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ जुड़ा हुआ है। किस तरफ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ठीक है, याद रखना है। और ये कंप्लीटली देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, ये जो साइटोक्रोम सी जो प्रोटीन है ना, ये साइटोक्रोम सी प्रोटीन याद रखना है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। ठीक है, ये बाहर है, बाहर का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये साइटोक्रोम सी कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये याद रखना साइटोक्रोम जो सी है ना, वो हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी जो है ना, ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, हम लोग बोलेंगे ये होगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, ये किस तरफ प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। किसके साथ एसोसिएटेड है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, याद रखना है। और यूबिक्विनल मॉलिक्यूल देखो कहां पर प्रेजेंट था, लिपिड बाइलेयर में। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, लाइपोफिलिक, और ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है यूबिक्विनल मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये भी मोबाइल मॉलिक्यूल है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से। ठीक है, और साइटोक्रोम सी ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, टुवर्ड्स दी हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। किसके साथ एसोसिएटेड होगा, कॉम्प्लेक्स 3 के साथ एसोसिएटेड होगा। और ये भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और कहां तक पहुंचाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 को पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कैसा मॉलिक्यूल हुआ, हम लोग बोलेंगे मोबाइल मॉलिक्यूल हुआ, जो कि हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है। ठीक है ना, तो अब देखो साइटोक्रोम सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साइटोक्रोम सी को हम लोग बोलते हैं फेरी बोट के नाम से जानते हैं। फेरी बोट का मतलब हो गया कि एक जगह से, जैसे कि एक नाव होता है ना, वो नाव देखो ध्यान से, फेरी बोट का मतलब क्या हो गया, मान लो यहाँ पर मान लो एक बोट है। ठीक है, यहाँ पर बोट है। ठीक है, अब बोट देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो एक रिवर है। ठीक है, यहाँ पर मान लो एक रिवर है। ठीक है, ये बोट देखो ध्यान से, ये बोट जो है, ये मान लो कि 10 या 12 इंडिविजुअल्स को यहाँ से बैठा के इस ओर ला रहा है। ठीक है, इस ओर लाया ये बोट, अब फिर से वापस इस इंडिविजुअल्स को यहाँ पर उतारने के बाद ये वापस ये बोट फिर से कहाँ चला गया, अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला गया। फिर से इंडिविजुअल्स को बैठाएगा ये बोट और फिर से दूसरे किनारे पे लाएगा, फिर से वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं फेरी बोट। तो यहाँ पर वही होता है, साइटोक्रोम सी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है किससे, कॉम्प्लेक्स 3 से, और कहां तक पहुंचाता है, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाता है। वापस जैसे ही पहुंचाएगा कॉम्प्लेक्स 4 तक, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही देगा वैसे वापस फिर उसके बाद ये कहां पहुंच जाएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, फिर से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाएगा, फिर से अपने वापस ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा। याद रखना है, और हमेशा याद रखना है जो भी साइटोक्रोम प्रोटीन होगा ना, जैसे कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, और इवन साइटोक्रोम सी प्रोटीन में यहाँ पर, तो ये हमेशा याद रखना है एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक टाइम पे याद रखना ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। साइटोक्रोम प्रोटीन याद रखना है एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 3 एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, साइटोक्रोम सी भी एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कॉम्प्लेक्स 4 भी एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। याद रखना है। अब साइटोक्रोम जो सी है ना, इसके अंदर चूंकि ये साइटोक्रोम प्रोटीन है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे हीम प्रेजेंट होगा, हीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीम होता है ना, वो किस फॉर्म में रहता है, हम लोग बोलेंगे Fe3+ के फॉर्म में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक स्टेट। याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर साइटोक्रोम सी जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इसके अंदर जो हीम प्रेजेंट होता है ना, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे Fe3+ स्टेट में प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक स्टेट बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना, मैंने ये सब बताया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स 4 को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 भी एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे जब रिड्यूस F(H2) कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। जब रिड्यूस F(H2) कॉम्प्लेक्स 2 को जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद साइटोक्रोम
सी को देगा, ये भी एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कॉम्प्लेक्स 3 से, और उसके बाद ये साइटोक्रोम सी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को एक इलेक्ट्रॉन्स देगा, फिर वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो क्या चीज है, वो भी साइटोक्रोम प्रोटीन है, और साइटोक्रोम प्रोटीन एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना इसका नाम मैंने बताया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 4 है, याद रखना ये कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, तो हम लोग बोलेंगे ये 13 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, मैंने बताया था आउट ऑफ 13 सब यूनिट्स 3 सब यूनिट्स ही काम करता है। ठीक है, और उस सब यूनिट्स का नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मान लो ये एक सब यूनिट मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, एक सब यूनिट्स मैंने ऐसे बनाया, देखो ध्यान से, ये वाला सब यूनिट्स है, ये वाला है, और ये यहाँ पर एक मैं ऐसे 3 सब यूनिट्स बनाया, देखो कॉम्प्लेक्स 4 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 में हम लोग बोलेंगे ऐसा तो 13 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, लेकिन 3 सब यूनिट्स ही यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल काम को करता है। ठीक है, तो ये वाला जो सब यूनिट्स है ना, जो सबसे इस तरफ बनाया उसको बोलते हैं सब यूनिट 3। ठीक है, और ये वाला जो सब यूनिट्स है ना जो नीचे, उसको बोलते हैं सब यूनिट 1, और ये वाला सब यूनिट्स है ना उसको बोलते हैं सब यूनिट 2 बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया ये चीज। अब ध्यान से देखो ये कैसा प्रोटीन है, ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 4 कैसा प्रोटीन है, हम लोग बोलेंगे ये भी साइटोक्रोम प्रोटीन है। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि इसका नाम जो इस कॉम्प्लेक्स 4 का जो नाम है देखना, उस नाम में साइटोक्रोम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसके पास हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। किसके पास, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ठीक है, तो इसके पास दो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, दो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास। पहला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं कॉपर, और दूसरा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं हीम। ठीक है, याद रखना, दो प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, यहां पर कोई भी हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहां पर जो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है ना, याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स 4 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सॉरी कॉम्प्लेक्स 1 से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ आएंगे, वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 के पास सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब यहां पर देखो, याद रखना है कॉम्प्लेक्स 4 हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो कौन होगा, कॉम्प्लेक्स 4 होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऐसे करके कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, तब होगा ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, तो कॉम्प्लेक्स 4 होगा। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली पूछा गया है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और वो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। कैसे ऑक्सीजन आया होगा, तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं ना, हम लोग जो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, उस रेस्पिरेशन की वजह से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा है। और वो ऑक्सीजन करना क्या, वो ऑक्सीजन करेगा क्या, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, याद रखना ये कॉम्प्लेक्स 2 में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर दो कॉपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, एक को बोलेंगे कॉपर ए। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, दो कॉपर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो कॉपर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा ना, याद रखना है ये हम लोग बोलेंगे सल्फर एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। सिस्टीन अमीनो एसिड जो होगा ना, ठीक है, सिस्टीन कैसा अमीनो एसिड्स होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है। तो ये प्रोटीन है ना, कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज है, प्रोटीन ही तो है ना, और प्रोटीन इसका मतलब वो किससे बना होगा, अमीनो एसिड्स का। तो यहाँ पर क्या होगा, बट ऑब्वियसली सिस्टीन अमीनो एसिड्स भी होगा, और वो सिस्टीन अमीनो एसिड्स कैसा होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है। तो सल्फर से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे सबयूनिट 2 का कॉपर ए जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, उसी तरह कॉपर ए, ये दो कॉपर है तो इसको कॉपर ए बोलते हैं, ये हम लोग बोलेंगे, ये भी हम लोग बोलेंगे दूसरा सिस्टीन, देखो ध्यान से, अमीनो एसिड्स के सल्फर एटम से ये दूसरा कॉपर जुड़ा हुआ रहेगा, याद रखना है। और ये होता है क्या चीज का, हम लोग बोलेंगे सबयूनिट। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स 4 का सबयूनिट 2 का। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सबयूनिट 1 में अगर हम लोग देखेंगे, सबयूनिट 1 में हम लोग क्या बोलेंगे, सबयूनिट 1 में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे हीम ग्रुप। ठीक है, एक को बोलेंगे हीम ए। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे जिसको बोलेंगे हीम A3। ठीक है, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा को हम लोग बोलेंगे कॉपर ए, यहाँ पर वर्ड यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर कॉपर बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सबयूनिट 1 में हीम ए प्रेजेंट होता है, हीम A3 प्रेजेंट होता है, और हम लोग बोलेंगे कॉपर बी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, याद रखना है।
अब यहाँ पर जो सबयूनिट 3 जो होता है ना ये सबयूनिट 3 क्या चीज का काम करता है हम लोग बोलेंगे, ये काम करता है क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, प्रोटॉन चैनल का काम करता है। ठीक है, ये किसका काम करेगा, प्रोटॉन चैनल का काम करेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, कहीं पर भी आयरन सल्फर प्रोटीन आया नहीं आया। अब यहाँ पर क्या आया, देखो ध्यान से, कॉपर आया और क्या आया, हम लोग बोलेंगे हीम आया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसका कॉम्प्लेक्स 4 का दो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक को बोलते हैं कॉपर और दूसरा क्या बोलेंगे, हीम। और याद रखना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 होगा। तो कॉम्प्लेक्स 4 में कौन सा सब यूनिट, सब यूनिट 1। सब यूनिट 1 में कौन सा एटम, तो हम लोग बोलेंगे कॉपर बी। ठीक है, याद रखना, मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को भी दिखाऊंगा, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला पोर्शन क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जो भी बताया हूँ यहाँ पर, ये सब आप नोट डाउन कर लेना। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है ना, याद रखना है, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है क्या चीज, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन आता कहां से, तो हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से आता है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 से, या कॉम्प्लेक्स 4 का हम लोग बोलेंगे कॉपर बी से, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आएगा ना। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, मैं बताऊंगा, और मैंने बताया भी पहले। ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे 2H+, जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का H+ है। ठीक है, इसके साथ प्लस हम लोग बोलेंगे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा। कहां पर, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएगा। याद रखना कैसे बनेगा मैकेनिज्म, मैंने बताया है जब कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में मैंने बताया था उस टाइम पे, लेकिन मैं फिर से अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है ये सब। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5 को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम जोन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजोम में याद रखना, देखो ध्यान से, 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम। और ये जो बेस होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, मतलब लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होता है ये बेस। ठीक है, और इस बेस को किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलेंगे FO के नाम से जानते हैं। ठीक है, O का मतलब हो गया ओलिगोमाइसिन। ठीक है, मतलब ये जो बेस होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे, इसको एक एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमाइसिन। ठीक है, FO होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बेस को हम लोग बोलते हैं FO, कहीं कहीं F0 भी बोलते हैं, F0 भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका सही मीनिंग क्या होगा, FO। O स्टैंड्स फॉर ओलिगोमाइसिन, व्हिच इज इनहिबिटर ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। ठीक है, क्या चीज को इनहिबिट करेगा ये मैं बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, ये वाला बेस वाला पार्ट हो गया, जो कि लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है। ठीक है, ये पार्ट देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रोटर। ठीक है, और ये रोटर नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, नीचे की तरफ मतलब क्या चीज, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, ये रोटर का काम है। मैं बताऊंगा क्या काम है, मैं बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द ऑक्सीजोम। तो हेड को हम लोग बोलते हैं F1। ठीक है, याद रखना है। तो इसको हम लोग, जब इसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 बोल सकते हैं ना, F0 F1 पार्टिकल्स। इसीलिए ऑक्सीजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग और एक नाम इसको देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एटीपी सिंथेज। ठीक है, ऑक्सीजोम का जो हेड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। याद रखना, इसको F0 नहीं बोल के आप क्या बोलना, FO बोलना। ठीक है, और इसको क्या बोलना, F1 बोलना। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, FO F1 पार्टिकल। ठीक है, या ऑक्सीजोम। और ये एक्चुअल में क्या चीज है, एंजाइम है, एटीपी सिंथेज, मतलब ये क्या चीज को बनाएगा, एटीपी को बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेज। और एटीपी को बनाने वाला जो, मतलब एटीपी को बनाने वाला जो पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे हेड होता है ऑक्सीजोम का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1। ठीक है, कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक में क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर ये जो बेस है ना, बेस ऑफ द ऑक्सीजोम है ना, इसके अंदर देखो ध्यान से, एक हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का चैनल। ऐसे करके दिखा रहा हूं, एक टनल प्रेजेंट होता है। टनल का मतलब हो गया सुरंग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो सुरंग जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये जो टनल जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान से देखो, ये जो टनल जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 ओपनिंग है। एक ओपनिंग किस तरफ है, टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, और दूसरा ओपनिंग किस तरफ है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रोटॉन चैनल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन चैनल बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये था हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 यूबिक्विनोन,
कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम सी, कॉम्प्लेक्स 4 और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 5 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजोम। ये सब के बारे में जो भी मैंने बताया था वो मैंने यहाँ पर डायग्राम के साथ कोरिलेट किया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था कि जब रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को, तब कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, कितने एटीपी बनता है। न्यू कॉन्सेप्ट एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये केस 2 कि जब रिड्यूस FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, तब कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कितने एटीपी बनेगा, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट भी और न्यू कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं केस नंबर 1 कि जब रिड्यूस NaDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को।